बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल यू आर फाइन। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था कि हम जो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो हम जो है वो अपना सिस्टम जब डेवलप करेंगे या टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। उसमें हमने जो है वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एनालिसिस क्या होंगे, डिज़ाइन कैसे करेंगे, कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। तो ये स्टेप थे और इसका ड्रॉबैक क्या था कि हम इसमें जो है वो बैक नहीं जा सकते। मतलब एक दफ़ा एक फेज़ मुकम्मल हो गया तो ये यूनिवर्सल है, ये आप जहाँ से मर्ज़ी पढ़ेंगे ये इस तरह ही मिलेगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें बैक नहीं जा सकते। तो ये हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था। अब वाटरफॉल मॉडल में जो है वो कुछ गैप जो फाइंड हुआ लोगों को वो यही हुआ कि इसमें जो है हम बैक नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना पड़ता था, दोबारा एक नया जो मॉडल डिज़ाइन करना पड़ता था। तो उसके लिए दोबारा खपना पड़ता था, दोबारा रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी पड़ती थी। तो फिर जो है वो साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक नया मॉडल बनाया जिसे कहते हैं आइटरेशन मॉडल या आइटरेटिव मॉडल जो है वो साइंटिस्ट ने डेवलप किया। तो उसमें क्या ड्रॉबैक था कि हम जो है वो कस्टमर से एक ही दफ़ा रिक्वायरमेंट लेते थे और सारा सिस्टम जो है डेवलप करते थे। अगर जब मेंटेनेंस में से वापस देते थे, जब उसको नहीं पसंद आता था तो दोबारा हमें जो है वो दोबारा शुरू से वैसे ही करना पड़ता था, एक नया सिस्टम बनाना पड़ता था। इसमें क्या होता है, इसमें भी कस्टमर से एक ही दफ़ा मिला जाता है, ठीक है। फ़ायदा इसमें क्या होता है, कस्टमर से इसमें एक ही दफ़ा मिला जाता है, उससे सारी रिक्वायरमेंट्स टोटली ऑल ले ली जाती हैं। देन क्या होता है कि उसी तरह ही हम मॉडल बनाते हैं। क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर क्या होता है हमारे पास एनालिसिस होते हैं, फिर क्या होता है हमारे पास डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद क्या होता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद क्या होता है, वही रिव्यू या मेंटेनेंस, रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो 6 स्टेप्स होते हैं। इसी तरह ही वाटरफॉल में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई ऐप हमें बनाने के लिए दी, हमने जो है रिक्वायरमेंट गैदर की, एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, टेस्टिंग किया, रिव्यू किया। जब हम जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक ही दफ़ा गैदर हुई है, ठीक है। एनालिसिस भी एक ही दफ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब सारा बनाने के बाद हमने उसको रिव्यू के लिए दिया है ना, तो वो कहता जी समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो आप मुझे दोबारा ऐड करके दें। तो आप इसमें और उसमें वाटरफॉल में फ़र्क है, आप इसमें क्या करेंगे, दोबारा सारा मॉडल नहीं बनाएंगे, दोबारा रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करेंगे, दोबारा एनालिसिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है। आप रिव्यू के बाद किस में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाके आप देखेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ जहाँ कमी है ये चीज़ें हमने ऐड करनी है, उसके लिए एक नया थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बना के उसके मुताबिक जो इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करके कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके क्या उसको टेस्ट करेंगे, दैन फिर उसको देखेंगे कि हाँ भाई देख लो तुम्हारा जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये नहीं हो रही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइटरेशन मॉडल था, आइटरेटिव मॉडल जिसे कहते हैं। इसमें जो है हमें क्या होता है, दोबारा से नया मॉडल नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ डिज़ाइन के फेस में वापस जाते हैं, रिव्यू लेने के बाद सिर्फ डिज़ाइन को उठाते हैं, डिज़ाइन को उठा के देखते हैं ये चीज़ें कमी है, उसमें वो चीज़ डालते हैं, डाल के क्या करते हैं, दोबारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, दैन रिव्यू के लिए दे लेते हैं। फिर अगर उससे कोई चीज़ मिसिंग लगती है तो फिर हम डिज़ाइन नया बना लेते हैं। तो जो दो ज़्यादा खपने वाले काम है ना, रिक्वायरमेंट गैदर करना और एनालाइज करना, ये हम नहीं करते। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस जो है वो है, लिटिल बिट डिफरेंस, ठीक है क्लास। तो ये जो है वो आइटरेटिव मॉडल था। इसके बाद जो है साइंटिस्ट को ये जो है फील हुआ कि यार ये भी काम नहीं ठीक है, इसमें भी जो है वो नुकसान है, टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा। हम क्यों ना इस तरह का कोई चीज़ बनाएं कि हम छोटी छोटी चीज़ बनाएं, बना के उसको दिखाते जाएं, दिखाते जाएं, दिखाते जाएं। वो क्या करता जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड पे सबको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके जो है वो उसको दे दें। तो साइंटिस्ट ने जो है वो कोई डिवेल्प करना शुरू किया, कोई ऐसा मॉडल जिसमें हमें जो है रिस्क जो है वो फैक्टर जो है कम से कम मिले, मतलब हम दोबारा खपना ना पड़े। तो क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे, आई थिंक बैरी बोहम उनका नाम था, बैरी बोहम।
इन्होंने 1986 में एक मॉडल बनाया जिसे कहते हैं हम स्पायरल मॉडल। स्पायरल क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्पायरल मॉडल इन्होंने डेवलप किया जो क्या काम करता था, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करता था। सबसे जो इसका फ़ायदा जो है वो क्या करता था, प्रोजेक्ट इन लार्ज, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता तो उसके लिए भी ये स्पायरल बहुत जो है इफ़ेक्टिव था। देन क्या होता था, जब कोई जो है ना रिस्क जो है वो बहुत बड़ा हो, व्हेन रिस्क इज़ लार्ज, जब कोई रिस्क जो है हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा हो, जब जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, जब जो है ज़ाहिरी बात है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना बड़ा सिस्टम होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ठीक है। और एक काम और करता था, व्हेन सिस्टम रिक्वायर्ड क्या सिग्निफिकेंट चेंज, व्हेन सिस्टम रिक्वायर्ड, सिस्टम या ओनर जब सिस्टम या ओनर को क्या चाहिए था, एक सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए हो कि नहीं ये नहीं ठीक, ये मुझे दोबारा ऐसे करके दो, तो उसके लिए क्या किया, ये भी सारे प्रोजेक्ट ये स्टेप्स जो है आपको क्लियर हो जाते हैं। तो स्पायरल मॉडल हमने बनाया जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें रिस्क लार्ज हो, जिसमें जो है रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड हों, जिसमें क्या हो सिस्टम जो है वो बार बार कहे कि उसको चेंज की ज़रूरत हो। तो ये असल में स्पायरल मॉडल बनाया गया जो हमारे वाटरफॉल में और जो हमारे आइटरेटिव मॉडल में जो हमारे डिसएडवांटेज आ रहे थे उनको जो है वो क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। अपडेटेड वर्जन आप इसे कह सकते हैं कि ये है। उसमें जो है वो वाटरफॉल में क्या था, वो स्मॉल था, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या था, उसमें रिस्क एनालिसिस नहीं था, इसमें रिस्क एनालिसिस है। तो इस तरह ये है जो है इसका सबसे बड़ा काम जो आप कह सकते हैं ना, वो रिस्क एनालिसिस ही है, रिस्क को एनालाइज करना, ठीक है। इसमें जो है वो क्या होते हैं, और इसका एक और एडवांटेज भी मैं लिख दूँ इधर, इसमें टाइम जो है वो जो है इनफ होता है, बहुत जितना मर्ज़ी आप चाहें ले लें, ठीक है। टाइम की रिक्वायरमेंट या बाउंड्रीज इसमें नहीं होती। अच्छा, इसमें जो है वो उसमें जो है वो 6-7 स्टेप थे, इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 क्या, प्लानिंग। नंबर 2 क्या हमारे पास, रिस्क एनालिसिस। नंबर 3 क्या हमारे पास, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, इवैल्यूएशन। ये हर बुक में बहुत ही ना वो कॉम्प्लिकेटेड सा करके बताया गया है, मैं आपको बड़े इजी वे से समझा देता हूँ, ठीक है। प्लानिंग, सबसे पहले जो है वो प्लानिंग है। हमने क्या पढ़ा वाटरफॉल में, आइट्रेशन में, कि जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है। इसमें जो 2 पहले स्टेप्स हैं ना उसको मिला के एक स्टेप बना दिया गया, क्या, रिक्वायरमेंट और एनालिसिस दोनों को मिला के एक प्लानिंग में फ़िक्स कर दिया गया कि प्लानिंग होगी। प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आजकल भी देखें ना प्लानिंग एडवांस हो गई है। प्लानिंग में क्या करते हैं हम, टाइम भी देखते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं, पीपल भी देखते हैं, डिस्टेंस भी देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को भी देखते हैं, उसकी वर्थ को भी देखते हैं, उसके मालिक की जेब को भी देखते हैं। तो हर चीज़ क्या देखते हैं हम, प्लान कर लेते हैं। इसमें जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं, गैदर कर लेते हैं, जो कि हमें जैसे वाटरफॉल में थी, जो रिक्वायरमेंट पहले हम गैदर करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं, पर इसमें 2 स्टेप्स को मिला के क्या कर दिया, एक स्टेप बना दिया गया। तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या हम कर रहे हैं, क्या हम उसको देख रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमारी टाइम कितना लगेगा, हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारे पीपल्स, हमारी टूल्स, हमारी मशीन्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्लानिंग में डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा उससे मिल लेते हैं कस्टमर से, उसकी नीड को समझ लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स को गेन करते हैं, देन उसका सल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर मैं लगा रहा हूँ बायोमेट्रिक ही लगा रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे, डेटाबेस जो है वो सही डेवलप होनी चाहिए
किसी अच्छे जो है वो डेवलपर से, डीबी जो मैनेजर होता है, डेटाबेस मैनेजर, उससे जो है वो डेवलप करवाई जाए। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन की वो ली जाए, उसकी जो है वो डेटाबेस, ओरेकल की हो, उसकी जो है वो गूगल की हो, आई क्लाउड की हो, अमेज़ॉन की हो। तो हम ये देखते हैं कि किससे हम जो है वो डेटाबेस लें। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, 5 7 10 जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हाँ, ये जो है वो अमेज़ॉन जो है वो नहीं दे रही, जो सिक्योरिटी रिस्क है इसमें। जो आई क्लाउड है वो उस पर सिक्योरिटी कोई रिस्क नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। पर फिर हम देखते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ये भी प्रॉब्लम है। जो मैनेजर जो है, जो ऑनर है, वो कस्टमर है, वो इतना पे नहीं कर सकता। हमें कॉस्ट भी लगानी है, हमें सिक्योरिटी भी देनी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, हम गैदर करते हैं, उनके जो है वो सॉल्यूशंस लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सारा कुछ क्या करते हैं, हम प्लानिंग में करते हैं। मैं लिख देता हूँ, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2 phases ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, देन हम इसमें क्या करते हैं, वी डिफाइन प्रॉब्लम्स दैट वी गेट एंड देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। उन प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देन क्या आ जाता है, सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है रिस्क एनालिसिस। ठीक है, रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं, उनको हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो रिस्क कम, जिस पे रिस्क फैक्टर क्या है, कम है। इसको सब रिस्क देखने के बाद हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट पर एक क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। रिस्क देखते हैं, जो सॉल्यूशन हमें मिले है उसमें सबसे जो है वो कम रिस्क किस पे है। रिस्क को आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम ही बनाना है, या मैंने कोई जो है वो एआई बनानी है किसी मशीन के लिए, और किसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एआई बनाने के लिए हमें मशीन लर्निंग जो है उस पर कमांड रखने वाला बंदा चाहिए। तो अब मेरे पास जो है वो मशीन लर्निंग वाला बंदा नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, एक रिस्क है। मेरे पास डेटाबेस का बंदा नहीं है, मैंने बायोमेट्रिक लगाना है, तो मेरे पास एक रिस्क है। इस रिस्क को मैं क्या करूँगा, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा एक्सपर्ट बैठा के, तो इसको कहते हैं रिस्क। तो अब जब हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं उसमें हम देखते हैं कि रिस्क कम किस में से मिलेगा। तो इसको सब रिस्क को देखने के बाद, उसके सॉल्यूशन को देखने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पर एक क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। प्रोटोटाइप अब क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है एक तरह का आप जिसे क्या, जैसे मूवी आती है ना, मूवी, उससे पहले हमें जो है ना वो ट्रायल वर्जन, उसका जो ट्रेलर दिखाते हैं, वो ट्रेलर जो है वो उसका मूवी का क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, उससे पहले टीज़र दिखाते हैं, वो भी एक प्रोटोटाइप है। तो मतलब क्या है, एक छोटी सी टाइप का हम जो है सिस्टम बना लेते हैं। अब आरजी सा, जिसे हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, छोटा टाइप आरजी सा सिस्टम बना के हम क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं कस्टमर को कि भाई देखो ये इस तरह का बनेगा, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, वो ट्रायल वर्जन, वो छोटा सा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम रन करके दिखाते हैं। उसको हम जो है ना वो अक्सर आप जब इसको पढ़ेंगे ना, स्पायरल मॉडल को, तो लिखा होगा प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3, प्रोटोटाइप 4। तो उसका क्या मतलब है, हमने प्रोटोटाइप 1 डिज़ाइन की, हमने प्रोटोटाइप 1 डिज़ाइन करके क्या किया, कस्टमर को दी, उसे कहा कि भाई इसको एनालाइज करो, इसको टेस्ट करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो कि इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं। देन क्या किया उसने, क्या नहीं भाई मेरी ये फ़लाँ रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, तो देन क्या किया, हमने प्रोटोटाइप 2 डेवलप की। प्रोटोटाइप 2 में क्या किया, उसके जो उसकी पहले वाली रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमने काम किया, देन टेस्ट किया, देन उसको दिया, उसने कहा नहीं ये इस जगह पे काम नहीं सही कर रहा तो हमने क्या किया, एक प्रोटोटाइप 3 डेवलप कर दी। तो इस तरह आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि प्रोटोटाइप जो है वो अलग अलग टाइप की जो प्रोटोटाइप्स 1 2 3 4 लिखा हुआ नज़र आएगा। तो उन्होंने हम क्या पढ़े, रिस्क एनालिसिस। तो हमने जो सॉल्यूशन आया है उसमें से सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन देखना है,
उसमें रिस्क देखना है किस पे कम है, फिर उसके मुताबिक एक प्रोटोटाइप डेवलप करनी है। प्रोटोटाइप मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या करना है, रन करके हमने कस्टमर को दिखाना है। फिर क्या होती है डेवलपमेंट एंड, इधर मैं लिख देता हूँ मेक अ प्रोटोटाइप, ताकि आपको ना याद रहे जब आप लेक्चर अगर गलती से सुन ही लेते हैं बंदा। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग दो अलग मॉड्यूल थे वाटरफॉल मॉडल में, जिसको हमने उठा के कोडिंग और टेस्टिंग, जिसको हमने उठा के क्या कर दिया, एक ही मॉड्यूल बना दिया। डेवलपमेंट और टेस्टिंग में क्या होता है, आपको जैसे पता है कि डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट कोई जो हमने चीज़ बनाई है उसके मुताबिक जो है वो उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, उसका एक सॉफ्टवेयर जो है वो रन करते हैं, या कोई हमने बनाया तो उसको वो उसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम एक डेवलपमेंट फेज़ से गुजारते हैं उसे, उसको देखते हैं कि वो जो है सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसको टेस्ट करते हैं। जैसे एक गेम ही है, हमने किसी कस्टमर के लिए गेम ही बनानी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि एंड पे जो है वो बंदा जो है ना वो कुएं में गिर जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या करते हैं हम उसको देते हैं, तो हम देखते हैं कि एंड पे बंदा कुएं में नहीं गिर रहा, तो वो उसको वो जो उसने देखा है वो क्या है, हमारी टेस्टिंग है। बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, आईटी की फील्ड के बंदे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो है वो टेस्टिंग फेज़, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन असल में है रिव्यू, आप कह सकते हैं इसका रिव्यू। कोई आपने सॉफ्टवेयर कोई सिस्टम बनाया है, आप उसको कस्टमर को देते हैं कि इसको वैल्यूएट करो, इसको वैल्यूएट करो, इसके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस पर फुलफ़िल हुई है या नहीं, और देन क्या करो, फीडबैक दो। आप इसे कह सकते हैं फीडबैक, आप इसे कह सकते हैं रिव्यू, आप रिव्यू दो, ठीक है, कि जिसको हम फिर जो है वो दोबारा उसको क्या कर सके, तैयार कर सकें। तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में कोडिंग आ जाती है और क्या आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ आ जाती है। वैल्यूएशन में क्या है, फीडबैक रिव्यू है कि आप जो है अपना रिक्वायरमेंट देखें आपकी फुलफ़िल हुई है या नहीं। अच्छा, अब जो है इसका फ़ायदा क्या है स्पायरल मॉडल का, इसको ना मैं आपको एक फ़िगर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके असल में होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, ये 4 चीज़ें हैं ना, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, देन हमारे पास क्या आ जाता है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, देन हमारे पास क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन, ठीक है क्लास। तो देखें जी, सबसे पहले क्या किया हमने, प्लान किया, प्लान करने के बाद क्या करते हैं हम, रिस्क एनालिसिस करते हैं, फिर वैल्यूएशन, फिर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट एंड जो है वो टेस्टिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूएट कर देते हैं। और सॉरी ये गलत लिखा गया है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग और इधर क्या है, वैल्यूएशन, नया बना देते हैं, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, देन क्या होती है, इवैल्यूएशन, ठीक है क्लास। तो क्या करते हैं हम, इधर से स्टार्ट होते हैं, हम कहते हैं जी हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया जी, प्लानिंग की, फिर हमने रिस्क किया, फिर हमने डिज़ाइन किया, फिर हमने वैल्यूएट किया। वैल्यूएट करने के बाद क्या होता है, वैल्यूएट करने के बाद आपको आपका जो है वो फीडबैक मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, आप क्या करते हैं, आपको वो कहता है जी, आपने समझे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, रिस्क एनालिसिस में क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, छोटा सा प्रोटोटाइप बना के क्या किया, कस्टमर को दिया भाई देख लो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, वो कहता है नहीं ये वाली चीज़ कमी है, आप फिर क्या करते हो, उसे वापस प्लानिंग के पास भेज देते हो, प्लानिंग से फिर वो रिस्क से फिर वो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पे, फिर वैल्यूएशन पे, फिर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बन के उसके सामने आ जाता है, हाँ भाई अब देखो, वो कहता है नहीं अभी भी नहीं, वो फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो आपको जब भी जो है वो स्पायरल मॉडल की फिगर मिलेगी वो इस तरह मिलेगी, ठीक है।
अब ये दायरा जितना आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा उतना बड़ा जो है वो आपकी ये बनता जाएगा स्पायरल मतलब देखें ना, स्पायरल जैसे जाला बुनती है मकड़ी, ठीक है, इसलिए इसको स्पायरल कहते हैं, जैसे मोर्टीन होता है। तो ये जो है वो स्पायरल टाइप होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, घूम घुमा के उसी जगह पे आ जाते हैं, प्लानिंग पे आ जाते हैं, वैल्यूएशन के बाद हम प्लानिंग पे आ जाते हैं, फिर एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं, फिर प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता है। मतलब 4 इसके मॉड्यूल होते हैं। हम इधर इसको लिख देते हैं प्लानिंग, इसको इधर लिख देते हैं रिस्क एनालिसिस, और इधर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग लिख देते हैं, और इधर वैल्यूएशन लिखते हैं। तो ये क्या करता है, घूमता रहता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जब ये रुकता कब है, जब तक आपके कस्टमर की नीड, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, ठीक है, जब तक उसकी क्या नहीं हो जाती, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो जाती। तो ये जो है उसका जो आइटरेटिव मॉडल था, उसका जो है डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए क्या किया, स्पायरल मॉडल बनाया। अब जो है जो इसके भी एडवांटेज तो बहुत हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेज क्या है, इसमें आप जो है वो फीडबैक लेते हैं, इसमें आप जो है वो रिव्यू लेके दोबारा जो है वो दोबारा डेवलप कर सकते हैं, किसी अपने जो है ड्रॉबैक उसका जो उसकी गलतियाँ हुई हैं उसको ठीक कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी इसके हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये बहुत ही कम्प्लेक्स है, ठीक है, मुश्किल है इसको डिज़ाइन करना, बिकॉज़ जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो लार्ज होती हैं। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स है डिज़ाइनिंग इसकी, और इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम्प्लेक्स है। ये क्या है, नॉट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू काम करेंगी तो टाइम कंज्यूमिंग भी है इसमें, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके थ्रू जो है ना वो सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए जो लोग अफोर्ड करते हैं वही जो है वो स्पायरल मॉडल को लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसमें, टाइम मैनेजमेंट इसमें क्या है, डिफ़िकल्ट है। वो किस तरह डिफ़िकल्ट है, लो जी मैंने बनाई एक चीज़, मैंने बना के जो है वो सारा फेस करके वैल्यूएशन के लिए कस्टमर को दे दी। कस्टमर की मर्ज़ी है, वो उसको 10 दिन में वैल्यूएट करे, वो उसको 5 दिन में करे, वो 2 घंटे में करे, 2 घंटे में करे, और उतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स दे दे हमें कि हमें उसको बनाने में पता नहीं 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, 2 दिन लगे, 2 घंटे लगे। तो ये हम पे जो है वो हमें इसका पता नहीं है कि उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और उसकी जो है वो नेक्स्ट प्रोटोटाइप कितनी देर में बनेगा। इसमें टाइम जो मैनेजमेंट है वो जो है वो डिफ़िकल्ट थिंग है, कॉस्टली है ये, चूँकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं इसलिए इसकी जो है वो कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा है, और इसके जो है वो एक्सपेंस ज़्यादा हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम नहीं कर सकती, और ये बनाने में भी क्या है, कम्प्लेक्स है। अब ये जो क्लास आप लोग को ये जो 4 पॉइंट है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। स्पायरल मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी थी वो यही थी कि प्रोजेक्ट इन लार्ज, के बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये जो है वो इज़ अ गुड थिंग, अच्छा है उसके लिए। व्हेन रिस्क इज़ लार्ज, देखिए जितने ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होंगे, जब रिस्क ज़्यादा होंगे ना तो हम आइटरेटिव यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम जो है वो वाटरफॉल यूज़ कर सकते हैं। वाटरफॉल तो वैसे ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो रिस्क जब भी ज़्यादा होंगे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पायरल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर पे ही काम करता है। सोल्यूशन आएंगे उन पे रिस्क देखेंगे कि किस पे रिस्क कम है, उस सोल्यूशन को हम आगे लेके चलेंगे। तो क्या करता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा रिस्क हो, फैक्टर हो, देन क्या होता है, स्पायरल यूज़ होता है। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, देखिए हर दफ़ा हर जो वैल्यूएशन के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स मुश्किल होती जाएंगी उसकी नीड के हिसाब से। तो कल कला को वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट बदल देता है, तो हमें क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट दे देता है, उसके लिए प्रोटोटाइप बनाना, उसके लिए डेवलपमेंट एंड कोडिंग करना, तो ये क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इम्प्लीमेंट करना उसको मुश्किल होता है। तो इस पे जो है वो इसलिए स्पायरल यूज़ करते हैं ताकि उस काम को आसान कर सकें। व्हेन रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्लिकेटेड, ये भी हमारा क्लियर हो गया। व्हेन सिस्टम रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट चेंज,
ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। जब सिस्टम को क्या करिए चाहिए, कस्टमर को या सिस्टम को क्या करिए, सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए कि हर दफ़ा हर रिक्वायरमेंट पे उसका एक चेंज। ज़ाहिरी बात है, हमने उसको वैल्यूएशन के लिए दिया है प्रोटोटाइप, तो वो क्या कहता है, नहीं ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, आप लोग इसको इसमें ये भी डालें। ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई, हर प्रोटोटाइप पे उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई। तो हमने क्या करना है, वैल्यूएट करना है। तो इसके लिए कस्टमर भी बंदे के साथ उतना ही इन्वॉल्व होता है, डेवलपर के साथ, या जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आईटी को डेवलप कर रहा है उसके साथ उतना ही इन्वॉल्व होता है बंदा, जितना कि मतलब वो ख़ुद काम कर रहा होता है। क्योंकि हर प्रोटोटाइप के बाद आपको कस्टमर को बुलाना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, उसको कहते हैं कि भाई देख लो आपकी रिक्वायरमेंट इस पर फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। तो वो क्या करता है, वो कहता है नहीं ये इस पर फुलफ़िल नहीं हो रही। आप फिर दोबारा बनाना शुरू करते तो उसको भेज देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं, दैन फिर एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, दैन फिर वो आता है। तो इस तरह कस्टमर और जो है बंदे के, डेवलपर के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप भी कायम होता है। वो कहता है यार ये खप रहा है, वो पे भी करता है फिर बंदे को। तो इसके इस तरह उसकी सेटिस्फेक्शन भी होती है और हमारा जो टाइम भी कम लगता है। टाइम इस तरह कम लगता है, हमने छोटा प्रोटोटाइप बनाया, उसको दिखा दिया, ठीक है, उसके पास आ गया, वो सेव कर लिया। दैन प्रोटोटाइप बनाया, दैन उसको बुला लिया, उसको दिखा दिया, वो भी सेव कर लिया। सब छोटे छोटे जो हैं मॉडल्स को हम सेव कर लेंगे, प्रोटोटाइप्स को। दैन लास्ट पे क्या कर देंगे, एक बड़ा प्रोटोटाइप बना के उसमें सेव कर देंगे सारी चीज़ें और उसको दे देंगे कि ये भाई ये। फिर वो आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात वो इस तरह कि हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये तो आपसे मैंने ख़ुद पास करवाया, आपने ख़ुद कहा हाँ ठीक है। फिर वो शर्मिंदा होकर सॉरी भी करेगा और आपको दोबारा पे भी करेगा, दोबारा पे करने के बाद आपसे कोई चीज़ बनवाएगा। तो इससे ये भी फ़ायदा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसे आप कह सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है स्पायरल से, क्योंकि हर काम तो उसकी मर्ज़ी के साथ हो रहा है। प्रोटोटाइप नहीं सही हुआ तो आप कह दोगे नहीं सही हुआ, एंड पे कहोगे तो वो तो फिर बंदा उसको ब्लेम करने के का भी जो है वो मजाज हो जाता है। और जो है इसमें टाइम इनफ होता है। ज़ाहिरी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा जो उसको मैनेज करना, तो टाइम जो है वो हमें चाहिए। और दूसरी बात, हर रिक्वायरमेंट पे, हर वैल्यूएशन पे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। तो जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, ज़ाहिरी बात है उसके हिसाब से हमें लोग भी और चाहिए, हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए। तो वो लाने के लिए, वो उनको अफोर्ड करने के लिए टाइम लगता है। तो इससे दूसरे जब प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप के बाद दूसरा प्रोटोटाइप आता है तो उसके लिए टाइम लगता है। तो वो टाइम हम फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ हमें ये जो है ना वो 2 दिन लगेंगे। जो फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा जी कि थर्मल कैमरा मंगवाओ और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो है मेरे कस्टमर्स का टेम्परेचर भी चाहिए रोज़। तो फ़र्ज़ करें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल थर्मल कैमरा पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसे चाइना से या किसी और मुल्क से जो करेंगे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, टैक्सेस होते हैं, उसकी कॉस्ट देखी जाती है, फिर टाइम देखा जाता है, वो कितने दिन में आएगा, फिर इधर आए और मेरा जो मैं डेवलपर साइड पे एम्प्लॉय है वो उसको गलत यूज़ कर लेता है, उसका करंट जो है वो मेंटेन नहीं होता और वो फट जाता है, तो नुकसान हो जाता है, दोबारा आने में टाइम लगेगा। तो ये क्या है, बात करने का मकसद ये है कि ये इसमें टाइम जो है वो बाउंड्री नहीं होती, टाइम इनफ होता है इसमें। स्पायरल मॉडल बनाना है, बहुत बड़ा मॉडल होता है, तो इसके लिए टाइम जो है वो इनफ होता है। सो ये क्लास जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपको शायद समझ आ गई हों। तो आज हमने जो है वो 2 मॉडल पढ़े हैं। आइटरेटिव मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिव्यू लेने के बाद दोबारा नया मॉडल डिज़ाइन नहीं करते इसमें, और वाटरफॉल में फ़र्क यही है। तो दोबारा नया मॉडल डिज़ाइन नहीं करते, हम क्या करते हैं, डिज़ाइन से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। दैन दोनों के जो डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आइटरेटिव और वाटरफॉल के हमने क्या बनाया है, हमने स्पायरल मॉडल बनाया है। स्पायरल मॉडल में हमने देखा कि वो क्या काम करता है। उसमें जो है वो 4 तरह के फ़ेज़ होते हैं, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग और एवेलुएशन। प्लानिंग में उसके 2 फेज़ उठा के प्लानिंग में ला देते हैं। प्लानिंग में जो है हम जो है प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करते हैं, दैन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लानिंग में हम ये काम करते हैं, पहले इसके प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करते हैं, दैन उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, देते हैं। इसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो फिजिबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि वो उसमें देखते हैं कि वो हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल है या नहीं है, गवर्नमेंट कल को उस पर कोई बैन तो नहीं लगाएगी। ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें आम दो इसमें जो है प्लानिंग में 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं।
BSR और SRS, बिज़नेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफ़िकेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफ़िकेशन के इसमें जो है वो कौन कौन से बिज़नेस के हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो ये जो है हम प्लानिंग में चेक करते हैं BSR और SRS, और पॉसिबल सॉल्यूशन जो फाइंड करते हैं। देन रिस्क एनालिसिस में क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को लेते हैं और उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं, और देन उस पर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज सेट करते हैं। स्ट्रेटजीज़ मतलब आपके पास 2 3 4 सॉल्यूशन आए हैं, आप उनमें से 2 4 उठाते हैं, उस पर स्ट्रेटजीज़ लगाते हैं कि जिस पे रिस्क कौन से जो है ना रिस्क फैक्टर इन सॉल्यूशन के साथ थे, उन सॉल्यूशंस को, उन रिस्क फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए हम स्ट्रेटजीज़ लगाते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ इनको रिजॉल्व कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय की एग्जांपल थी, आप डेवलपर अफोर्ड नहीं करते तो उसको डेवलपर, वो भी आपका एक रिस्क है। तो ये रिस्क जो है वो एनालिसिस में आ जाता है। फिर हम प्रोटोटाइप जो है वो छोटे छोटे डिज़ाइन करते हैं ताकि उसको हम हर प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करने के बाद कस्टमर को दिखा सकें। देन क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसको पूरा बनाते हैं, बना के उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद वैल्यूएट करते हैं। वैल्यूएशन में क्या आ जाता है, वो कस्टमर का रिव्यू आ जाता है। वैल्यूएशन हुई है, वैल्यूएशन होने के बाद उसे नहीं पसंद आया, देन हम क्या करते हैं, प्लानिंग, फिर रिस्क एनालिसिस, फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर वैल्यूएशन, फिर ये इस तरह करके जो है वो क्या करता रहता है, एक स्पायरल बनता रहता है, चलता रहता है। सो दिस इज़ योर लेक्चर क्लास। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, पूरी डेप्थ में जाके समझाया आप लोगों को। सो घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ क्लास, अल्लाह हाफिज़।